हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है मैं वो काफ़ी दिनों बाद डाल रहा हूं क्योंकि बीच में मुझे टाइम नहीं मिला कोई भी चीज़ अपडेट करने का। आपका आने वाला जो सीबीएसई एग्ज़ाम है जो कि आपका 21st को शेड्यूल है, उसके लिए जो मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर है आपका फाइल हैंडलिंग, आज मैं आपको वो इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो जो भी आज कंटेंट हम डिस्कस करेंगे वो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइल हैंडलिंग चैप्टर है, किसी को बताना है या किसी को नहीं बताना है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रहे। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला जो फाइल हैंडलिंग है ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, जैसे आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं, वो सारे आपके कंसेप्ट जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएं, वो कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत, डिस्कस करते हैं आपका सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर जो इस वाले टर्म 1 के सिलेबस का है, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बेसिक काम क्या होता है। अब तक हमने प्रोग्रामिंग करी है, प्रोग्रामिंग में हमने अलग अलग चीज़ें प्रोग्राम की हैं। प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया था, हमने जो भी कंटेंट था उसको एक लिखा, उसको एग्जीक्यूट किया एंड देन सब कुछ खत्म। तो जो भी हम प्रोग्राम बना रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे, उसका हमारे पास एट रन टाइम तो हमारे पास उसका इनपुट आउटपुट सेट था। बट जैसे ही प्रोग्राम ओवर हो जाता है, अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर देता है, उसके बाद हमारे पास उससे रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं रहता। तो ये एक प्रॉब्लम है जो जनरल प्रोग्रामिंग में हम फेस करते हैं। तो इस चीज़ को, जो भी हम इंटरमीडिएट डेटा जो ड्यूरिंग प्रोग्राम हमने बनाया था वो सारा किस तरीके से सेव होगा, क्या उसके रिलेटेड फाइल बनेगी, किस तरीके से उसके ऊपर काम होगा, किस तरीके से उसमें डेटा ऐड होगा, किस तरीके से उससे डेटा रिट्रीव होगा और किस तरीके से उस फाइल को पढ़ा जाएगा। तो ये वाले सारी चीज़ें जो हैं आपके फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस हैं। तो आपको चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा चैप्टर जो है बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बट ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर आपने वर्ड की फाइल के ऊपर काम कर रखा है तो उससे रिलेट करके भी हम सारा का सारा ये जो प्रोग्राम है, ये वाला सारा का सारा चैप्टर जो है वो समझ सकते हैं। और इससे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे आप कोई भी मान लो गेम खेलते हो, या पबजी खेलते हो, वाइस सिटी खेलते हो, या कोई और जैसे वर्ड के अंदर अपनी रिपोर्ट या कोई भी फाइल बनाते हो। तो जैसे हम वर्ड के ऊपर काम करते हैं, गेम के ऊपर काम करते हैं, तो जो भी हम काम करते रहते हैं वो सारा डेटा हमारा जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा कोई चीज़ ओपन करते हैं तो वो डेटा हमारे पास यूं का यूं आ जाता है। तो ये चीज़ें हमें रियल लाइफ में तो करनी आई हैं। अभी आप 12th के स्टूडेंट हो तो आपने अभी प्रोग्रामिंग करनी शुरू करी है, तो आपको ये वाली चीज़ें समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, या क्योंकि सिर्फ सोच का ही फ़र्क है। यहाँ पर चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर के अंदर कोई मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि एकदम से बिल्कुल नया कंसेप्ट आ जाएगा जो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो सारे के सारे चैप्टर के थ्रू आउट आप मेरे साथ बैठे रहिएगा। मैं आपका सारा का सारा जितना भी कंटेंट है वो आज इस वाली वीडियो में सारा का सारा क्लियर करा दूंगा। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये वाली चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट जो कल आपका जो 21st को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके अंदर कम से कम 20 नंबर का पेपर जो है वो इसी चैप्टर से आना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें हमेशा जनरली चैप्टर के बारे में बताया जाता है कि चैप्टर क्या करना चाह रहा है, कैसे क्या काम करता है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो आपने ध्यान देना है, बेसिकली आपको ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए कि फाइल क्या होता है। फाइल इन इटसेल्फ इज़ अ बंच ऑफ बाइट स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क और थंब ड्राइव। यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास ऐसी हो जाती है, जो भी फाइल जिसके अंदर भी कंटेंट स्टोर होगा, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, एक फाइल कहलाएंगी। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन से जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें याद रखनी है वो सिर्फ ये वाली चीज़ें हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहता है, दो तरह की हमारे पास डेटा फाइल्स होती हैं, एक होती है हमारी टेक्स्ट फाइल और एक होती है बाइनरी फाइल। इनका जो बेसिक डिफरेंस है आपको ये किस तरीके से समझनी है। टेक्स्ट फाइल वो फाइल हो गई जिसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा, यानी कि इंटेलिजेंट फॉर्म में होगा। यानी कि मैंने उसको देखा और वो प्लेन इंग्लिश में लिखा होगा जिसको मैं देख के पूरी तरीके से समझ सकता हूँ।
इसके अपोजिट जो क्या होगा, हमारे पास जो दूसरी फाइल होती है वो होती है बाइनरी फाइल। और बाइनरी फाइल से हमारा मतलब क्या है कि वो फाइल जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होंगी। टेक्स्ट फाइल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होंगी और जो बाइनरी फाइल है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होगी। और कंप्यूटर हमें पता है जो बाइनरी लैंग्वेज में बात करता है, और वो सारी चीज़ें अगर मेरे पास डायरेक्ट बाइनरी आ जाए तो मैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता हूँ। मुझे अगर वो किसी अपनी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है तो हमें स्पेसिफिकली क्या वो लगाते हैं, उसके लिए हम कंपाइलर लगाते हैं जो का डेटा जो हमारा कन्वर्ट कर देता है। एक स्पेसिफिक बात जो हमें इन चीज़ों में ध्यान देनी होती है, टेक्स्ट फाइल हो या बाइनरी फाइल हो, फिलहाल हम बात करेंगे टेक्स्ट फाइल की। टेक्स्ट फाइल के अंदर जो चीज़ें मेन मैटर करती हैं वो ये मैटर करती हैं, कंटेंट तो सारा आपका इंग्लिश में होगा, जो आप स्काई लैंग्वेज में है जो भी है आपका समझ सकते हो। बट डिफरेंस ये आता है कि उसके अंदर जैसे एंड ऑफ लाइन, जैसे मैं कई बार लास्ट में एंटर दबा देता हूँ तो एंड ऑफ लाइन हो जाता है, जिसको हम न्यू लाइन भी कैरेक्टर भी कह देते हैं। या फिर उसके बाद जो है अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो उसको न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं। अगर लिनक्स में चले जाओ तो उसको कैरेज रिटर्न बोला जाता है। तो वो दो चीज़ों से किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहाँ पर जो है वो /r और /n की फॉर्म में हो जाता है। /r जो है हमारा यूनिक्स सिस्टम के ऊपर चलता है और /n जो है हमारा विंडोज सिस्टम के अंदर चलता है। तो बेसिकली आपने यहाँ से जो है इस वाले कंटेक्स्ट से जो फाइलें याद रख, जो भी डेटा आपको याद रखना वो ये क्या है, एक टेक्स्ट फाइल जो है वो स्टोर इन्फॉर्मेशन करती है इन स्ट्रीम ऑफ स्काई और यूनिकोड कैरेक्टर। जो भी दोनों ये कैरेक्टर हैं वो सारे वही हैं जो हम सीख सकते हैं और वही वाली चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हमें जो स्पेसिफिकली इसमें ध्यान देना होता है कि न्यू लाइन कैरेक्टर क्या है। पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट UOL कैरेक्टर इज़ द न्यू लाइन कैरेक्टर और कैरेज रिटर्न और न्यू लाइन कॉम्बिनेशन का ये चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद जो आपने जो अगली चीज़ याद रखनी है वो ये चीज़ें याद रखनी है कि जो टेक्स्ट फाइल है वो दो तरह की होती है। एक होती है रेगुलर टेक्स्ट फाइल, जिसको मैं नोटपैड में बना देता हूँ। एक होती है हमारी डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल के अंदर डिफरेंशिएशन क्या होगा कि उसके अंदर स्पेस या एंटर या दोनों चीज़ों, उनको किसी एक पर्टिकुलर सिंबल से हम रिप्लेस कर देते हैं। जो रेगुलर टेक्स्ट फाइल होंगी वो स्पेस को एज ए स्पेस रिप्रेजेंट करेंगी, न्यू लाइन को एज ए न्यू लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। बट इसके अगर जो हमारे डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल होती हैं वो क्या करती हैं कि जो भी मेरा स्पेस होगा या न्यू लाइन कैरेक्टर होगा उसको एक पर्टिकुलर सिंबल से कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर देती हैं। जो सिंबल हम यूज़ करेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है उस फाइल का नाम चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास एक TSV होती है जिसमें टैब सेपरेटेड फाइल हो जाती है, और एक क्या होती है CSV जिसमें कॉमा सेपरेटेड होता है। यानी कि उसके अंदर जो पर्टिकुलर वर्ड को डिफरेंशिएशन करने के लिए हर एक इंडिविजुअल जो है कैरेक्टर को कह लो आप, या लाइन को कह दो, या कॉलम को कह दो, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉमा लगा होता है। TSV के अंदर हम क्या करते हैं, कॉमा के अलावा अगर मैं किसी और चीज़ से उसको रिप्लेस कर देता हूं तो वो CSV से क्या हो जाती है, TSV बन जाती है। यहाँ पर जो है दो सिंपल एग्जाम्पल हमारे पास दिए हुए हैं। एक क्या है, सिंपल टेक्स्ट फाइल के सिंपल में ऐसा दिखेगा, TSV में ऐसा दिखेगा और CSV में ऐसा दिखेगा। तो आपको ये वाली सारी चीज़ें बस इस वाले कंटेक्स्ट से आपको सिर्फ ये वाली चीज़ें याद रखनी है। बाइनरी फाइल्स उसके बाद जो होता है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा तो वेरी इजी टॉपिक होगा कि उसके अंदर आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि द डैश फाइल स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइट और इन द फॉर्म ऑफ स्काई कोड्स। तो आपका जो इस वाले कंटेक्स्ट से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो एक ये बनता है जो बहुत ईजी है। अगर उसके अंदर स्काई कोड होगा तो आपका आंसर क्या है, रेगुलर टेक्स्ट फाइल हो जाएगा। उसके अंदर ये बोल देगा कि कॉमा सेपरेटेड है तो आपका CSV हो जाएगा, या टैब सेपरेटेड है या पर्टिकुलर किसी सिंबल से सेपरेटेड है तो TSV हो जाएगा। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक बाइनरी फाइल बन जाएगा। तो यहाँ से जो आपका MCQ बनता है वो ये बन सकता है, बाइनरी फाइल स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइट। फिर हमारे पास ये आ जाता है कि एक बाइनरी फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी। तो ये अगली वाली जो चीज़ है आप इस बारे में याद रख सकते हो कि इसके अंदर जो होगा हमारी क्या हो जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन जिस तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में रखी जाएगी वैसे ही रहती है। और फिर उसके बाद ये क्या कहेगा, द फाइल कंटेंट इज रिटर्न एज यू रिटर्न टू यू एज
रो, तो जो भी आएगा कंटेंट जो हमारा बिल्कुल है वो रो फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से आपको जो सिर्फ चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, जो भी आपका नोट मेंशन कर रखा है बुक के अंदर, अगर आप एग्ज़ाम के सिर्फ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो ये वाली चीज़ याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, हमारा हो जाता है मेन फाइल से रिलेटेड काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर के अंदर हम 3-4 ही चीज़ें कर रहे हैं, इसके अलावा हम कोई और चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही हम फाइल हैंडलिंग में करते हैं तो फाइल हैंडलिंग के अंदर क्या होता है, जैसे आप सबसे पहले एक फ़ाइल को ओपन करोगे, फिर उसके बाद फाइल के ऊपर कंटेंट करोगे और फिर फाइल को क्लोज़ कर दोगे। ये अगर मैं आपको सिंपल सा अगर मैं वर्ड की फ़ाइल के थ्रू समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या है, एक वर्ड की फ़ाइल खोल देता हूँ। जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इससे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेट कर देता हूँ, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है। मैं यहाँ से कोई भी है, मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया है। तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस हो हमारा ओपनिंग द फाइल। जिस टाइम मैं फ़ाइल को ओपन करूँगा, आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर कोई और काम नहीं हो जाता है, क्योंकि जब भी फाइल ओपन होती है तो एक सिस्टम कॉल जनरेट होती है, और सिस्टम कॉल की जो प्रायोरिटी है वो हाईएस्ट होती है कि उस टाइम के अंदर सिस्टम जितने भी काम कर रहा था उसको पॉज कर देगा। जो यूज़र से रिलेटेड होंगे, विंडोज़ से रिलेटेड जो होंगे वो तो चलते ही रहेंगे, और उस टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका सारा ध्यान जो होगा वो फाइल को ओपन करने के ऊपर होगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे कॉलेज जाके तो भी आपके लिए ये स्पेसिफिकली ये चीज़ें मेंशन आएंगी कि सिस्टम कॉल क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो भी फाइल है वो ओपन करी है। जैसे ही न्यू फाइल होती है तो ये आपका कर्सर जो होगा, ये कर्सर जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका। कर्सर क्या कहेगा, कर्सर हमें ये बताएगा कि कहाँ से कंटेंट जो है वो लिखा जाना है और किस पॉइंट पर लिखा जाना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ न्यू लाइन, या तो यहाँ पर जो भी है मैंने कंटेंट लिखा है। जैसे ही मैं कंटेंट कर रहा था तो मेरा कर्सर था वो शेप पोजीशन चेंज कर रहा था, और उसके बाद जैसे ही मैं उसकी पोजीशन चेंज करता हूँ और कुछ भी एंटर करने का कह देता हूँ तो वो देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पर वो सारी एक्टिविटी करता रहेगा, और फाइल जो है आपका, जो फाइल में डेटा की एंट्री होनी है वो इसी पॉइंट पर होनी है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है अभी आपको मैं समझाऊंगा। इसका मैं फ़ॉन्ट बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना रहे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कर दिया, ये वो जो है मेरा कर्सर हाईलाइट हो रहा है। ये कर्सर जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो किस तरीके से है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। और जैसे ही मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ तो क्लोज़ करते टाइम मेरे से ये पूछेगा कि फ़ाइल को सेव करना है या नहीं करना है। कुछ एक केसेस में क्या होता है ये ऑटोमेटिक होता है, कुछ एक केस में हमारे से ये प्रॉम्प्ट करता है। तो ये वाली चीज़ें अभी इस लेवल की जो है आपकी क्लास 12th में ये चीज़ें पूछी नहीं गई है, बट ये काम भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फाइल हैंडलिंग का के ऊपर काम करते हो तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, जैसे ही आप प्रोग्राम शुरू करोगे आपको फ़ाइल ओपन करनी होती है, और प्रोग्राम जब सारा डाटा जो है हमारा काम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद क्या होता है फ़ाइल आपको क्लोज़ करनी है। क्योंकि फ़ाइल जब तक ओपन रहेगी, जैसे ही मान लो अगर मैं सिस्टम के ऊपर कोई भी काम कर रहा हूँ और कोई भी फ़ाइल ऐसे छोड़ देता हूँ और मैं मान लो इधर उधर कोई भी की प्रेस कर देता हूँ, तो ये चांसेस रहते हैं कि कुछ भी डेटा जो है उस फाइल के अंदर राइट हो सकता है। तो सेम काम अगर मैं प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्रामिंग में कोई भी फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ और उसको क्लोज़ नहीं कर देता हूँ तो सेम का सेम जो है वो हमारी फ़ाइल के साथ हो सकता है। क्योंकि फ़ाइल उस टाइम पे हमारी जो है वो रैम के अंदर पड़ी रहेगी, वो रैम का एडिशनल डेटा कंज्यूम करेगी, और किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर मान लो मेमोरी बफर में मेरा कुछ भी डेटा चला जाता है तो वो उसको जो है वहाँ पर ओवरराइट कर देगी। तो ये वाली चीज़ें से बचने के लिए अगर हमारे प्रोग्राम में एरर ना आए, इसीलिए जो है फाइल का क्लोज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पेज के ऊपर जो डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले आ जाती है कि ओपनिंग ऑफ फाइल। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी फाइल की ज़रूरत है और उसके ऊपर आपको डेटा राइट करना है तो सबसे पहले जो यूज़ होगा वो होगा हमारा ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दो पैरामीटर जाते हैं। एक होता है हमारा फाइल का नाम और दूसरा क्या होता है किस मोड के थ्रू उसको ओपन किया जाता है। अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको मोड का भी पता होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो वो भी चीज़ें हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे।
फाइल नेम हमेशा क्या होता है, फाइल नेम उसका फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन उसके साथ आती है। और अगर फाइल का दो तरीके से नाम होता है, एक होता है कंप्लीट नेम और एक क्या होता है सिर्फ फाइल नेम। कंप्लीट नेम का मतलब क्या है, वो किस डायरेक्टरी में, किस फोल्डर के अंदर, किस लोकेशन के ऊपर रखी है। और एक होता है सिर्फ फाइल नेम। वो फाइल नेम हम तब यूज़ करेंगे कि मान लो मेरी पाइथन की प्रोग्राम की फाइल और जिस फाइल के ऊपर मुझे कंटेंट राइट करना है वो दोनों एक ही फोल्डर के अंदर होते हैं, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ फाइल नेम का देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऐसा होता है कि जिस फाइल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो किसी दूसरी लोकेशन पर है और मेरा पाइथन का प्रोग्राम जो है वो किसी और लोकेशन के ऊपर है, तो उस टाइम पर मुझे क्या है, उसका फुल पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल इसने दे रखा है कि फाइल ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम या फाइल ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम एंड मोड नेम। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आ गई है वो क्या आ गया, फाइल ऑब्जेक्ट नेम। तो देखिए जैसे अभी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप प्रोग्रामिंग में नए नहीं हैं और आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं। तो इससे पहले हम क्या यूज़ करते आए थे, इससे पहले हमने यूज़ किया था, अगर मैं x की वैल्यू को अगर डिफाइन कर रहा था, x इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 जो वैल्यू जो थी मैंने वो x के अंदर दे दी थी। और फिर अगर उस वैल्यू के ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन करना होता था तो मैं x के साथ करता था। तो सेम काम हमारे पास यहाँ होगा कि फाइल जो है मैंने ओपन करी है और वो फाइल का जो भी कंटेंट जिसके साथ फाइल के ऊपर सारी डीलिंग होगी उसको क्या कहेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट नेम कहेंगे। तो यहाँ जो आपने एग्जाम्पल देख रखा है, तो यहाँ इसने लिखा हुआ माई फाइल ओपन texts.txt। तो यहाँ पर क्या है, माई फाइल जो हो गया हमारा फाइल ऑब्जेक्ट नेम हो गया, ओपन फंक्शन हो गया, ओपन फंक्शन के अंदर जो है इसने सिर्फ एक पैरामीटर दे रखा है। अब यहाँ पर जो है आपका एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला होता है वो क्वेश्चन यही बन जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कोई मोड स्पेसिफाई ना करूँ ओपन फंक्शन के अंदर तो कौन से मोड में फ़ाइल ओपन होगी, तो वो हमेशा रीड मोड में ओपन होगी। तो एक क्वेश्चन ये बनता है। इसके अलावा जो भी अगर मुझे फ़ाइल का मोड बदलना है, किसी और मोड में फ़ाइल ओपन करनी है, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया, माई फाइल दे दिया, फिर एक यहाँ पर फाइल टू ओपन data.txt जो है इसके लिए अलग से रीड मोड जो है वो स्पेसिफाई कर दिया है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल आपको दिखा दिया है कि फाइल 3 इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ पर जो है उसका कंप्लीट पाथ में क्या कर दिया, यहाँ पर इसने ई ड्राइव में, और यहाँ पर चीज़ें चेक करना आपने डबल स्लैश लगाए हुए हैं। डबल स्लैश मीन डबल स्लैश रिजल्ट डॉट टी एक्स टी, यानी कि ई ड्राइव में कोई मेन फोल्डर है जिसके अंदर जो है एक रिजल्ट डॉट टी एक्स टी नाम की फ़ाइल है, और यहाँ पर जो है उसको राइट मोड में ओपन किया गया है। तो यहाँ जब आप फाइल 3 का एग्जांपल देखोगे तो फाइल ऑब्जेक्ट नेम क्या है, यहाँ पर फाइल 3 है। और इसी चीज़ को अगर आप चेक करोगे तो ई ड्राइव में देखोगे तो यहाँ पर जो है डबल स्लैश यूज़ किए गए हैं। डबल स्लैश क्यों यूज़ किए गए हैं, क्योंकि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है और 12th क्लास में भी पढ़ा है, अगर स्लैश आ जाता है तो मेरा इंटरप्रेटर क्या है, एक स्पेशल मीनिंग ढूंढता है। स्पेशल मीनिंग किसका, वो होता है आपका एस्केप सीक्वेंस का। अगर यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्लैश यूज़ किया जाए और उस टाइम पर स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग होगी तो हो सकता है आपका स्लैश ए बन जाए, स्लैश एन बन जाए, स्लैश टी बन जाए, स्लैश बी बन जाए, स्लैश ए बन जाए, स्लैश यू बन जाए, स्लैश एक्स बन जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका एक पर्टिकुलर एस्केप सीक्वेंस को डिनोट कर देती है। फिर वो क्या करेगा, उसको एज ए पाथ रीड नहीं करेगा, वो उसको ऐसे एस्केप सीक्वेंस ट्रीट करेगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर डबल स्लैश यूज़ करते हैं, क्योंकि डबल स्लैश के टाइम पे भी अगर आपने एस्केप सीक्वेंस के टाइम पे भी पढ़ा होगा कि मुझे अगर स्लैश का यूज़ करना है तो उसके लिए डबल स्लैश यूज़ किया जाता है। सेम रीज़न की वजह से यहाँ पर जो है क्या, वो डबल स्लैश यूज़ किया जाता है। तो आपका प्रोग्राम जो आपका पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी बन गया है कि आपको मतलब ऐसा पाथ दे दिया होगा जिसके अंदर आपका एक प्लेस पर सिंगल स्लैश यूज़ किया होगा और एक जगह पर डबल स्लैश यूज़ किया होगा, जो एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। तो आपका अगला जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वो यही बन जाता है और इस चीज़ के ऊपर आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद ये सारे जो हैं, हमें जो फाइल ओपन होती है उस चीज़ का लिए सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। फिर इसने स्पेसिफिकली जो है हमारे साथ डिस्कस किया है कि फ़ाइल ऑब्जेक्ट, जिसको फाइल हैंडल भी बोला जाता है, वो क्या होता है।
तो फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल भी क्या होगा, एक लिंक होगा जो हमारी फाइल के साथ, जिस भी फाइल के साथ हम काम कर रहे होंगे उसके साथ स्पेसिफिकली बनेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले पेज पर आ जाता है कि जैसे इसी चीज़ को डिटेल में बताया गया है कि अगर आप फाइल को ओपन करते हो तो ओपन फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं कोई भी उसका पूरा पाथ नहीं देता हूं, तो पूरा पाथ देने का मतलब ये होता है कि मेरा पाइथन का प्रोग्राम और वो फाइल सेम फोल्डर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मुझे वो सेम फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो मुझे उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। जो सेकंड पैरामीटर होता है वो आपका यही बताता है कि फाइल जो होगी आपकी किस किस मोड में ओपन हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कोई मोड स्पेसिफाई नहीं करता हूं तो वो रीड मोड होता है। उसके अलावा जो दो मोड होते हैं हमारे पास, वो क्या हो गया, एक होता है हमारे पास अपेंड मोड और एक क्या होता है हमारे पास राइट मोड। ये क्या होते हैं वो भी हम इस चैप्टर में इसके साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है, फिर मैंने स्पेसिफिकली आपको यही बता दिया था कि जो स्लैश होगा वो डबल में यूज़ होगा। डबल में क्योंकि वो अगर सिंगल में होगा तो एज एन एस्केप सीक्वेंस काम करेगा, जिससे हमारा क्या है वो फाइल का एरर आ जाएगा। और एक चीज़ जो स्पेसिफिकली आपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान देनी है वो इस वाले नोट के ऊपर ध्यान देनी है कि अगर मान लो मैंने कोई भी फाइल का नाम दे दिया था और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और वो फाइल मुझे नहीं मिली तो क्या एरर आएगा मुझे, तो पाइथन विल रीजन फाइल नॉट फाउंड एरर। तो इस वाली चीज़ को आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। ये क्या होता है, इजी से अबव लेवल का हो जो होता है एक क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चे ध्यान देते हैं, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। बट आप जो है वो वेरी इंटेलिजेंट केस है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो आप इस वाली चीज़ को जो है वो स्पेसिफिकली नोट डाउन कर लीजिए कि ये वाली चीज़ जो है वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमारा पास जो अगली चीज़ आती है वो ये आती है कि मान लो अगर मुझे फाइल का पाथ दे दिया है और उसके अंदर मुझे डबल स्लैश यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो पूरी स्ट्रिंग है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, एक आर लिख देंगे। जो आर क्या होता है वो एक रो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। रो स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा, जो मेरा कंपाइलर है वो उसको जब ट्रीट करेगा वो उसको एज ए रॉ स्ट्रिंग करेगा, यानी कि वो उसका कोई मतलब नहीं निकालेगा, वो जैसी है उसको ऐसे के ऐसा ही ले जाएगा। वो रॉ स्ट्रिंग के अंदर अगर हिडन कोई एस्केप सीक्वेंस होता है या कुछ और होता है उसको वो देखेगा ही नहीं, वो सिंपल इसको एज एन कमेंट की तरह भी ट्रीट करेगा। बट कमेंट से कैसे डिफरेंशिएट होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी, कमेंट की प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो आपको अगली चीज़ जो यहाँ से इस वाले चैप्टर से ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है, द प्रीफिक्स आर in front of a string makes it raw string, that means there is no special meaning attached to any character, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि वही वाली सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप इस वाली फाइल के ऊपर साथ काम कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको यही एक एमसीक्यू और बनता है आपके एग्ज़ाम में कि मान लो किसी के अंदर रॉ में आर दे दिया था और वही सेम आपको ऐसे दे दिया कि जिसमें वो रॉ नहीं है, और इस तरीके से अगर आपने कोई भी जो आपके पास आ गया तो यहाँ पर देखिए जो स्लैश टी है वो ऐसे क्या करेगा, वो टैब का काम करेगा ना कि एक लोकेशन का। तो इस तरीके से अगर आप जो है वो स्पेसिफिकली आपने ध्यान रखना है कि या तो डबल स्लैश यूज़ करो वरना क्या करो, आप रॉ स्ट्रिंग का यूज़ करो। तो ये वाली चीज़ें थी इस वाले पेज से रिलेटेड। फिर उसके ऊपर आ जाते हैं फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल क्या होता है। तो आपको सिर्फ जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है वो ये वाली चीज़ें याद रखनी है। बाकी बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है जो आपको समझना चाहिए। आई होप आपके क्लास टीचर्स ने आपको बताया होगा और वो आपको याद भी होगा। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, फाइल ऑब्जेक्ट इज़ अ रेफरेंस टू अ फाइल ऑन अ डिस्क, इट ओपन्स एंड मेक इट अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क। यानी कि वो क्या करता है, एक हमारा एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर फाइल से रिलेटेड जितना भी काम है हम वो सारा कर सकते हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट का काम होता है रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। अभी जैसे मैंने आपको वर्ड का एग्जांपल बताया था उस टाइम के ऊपर मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि आपने जो है उस कर्सर का ध्यान रखना है, वो कर्सर क्या होता है। तो बेसिकली अगर आप रिलेट करना चाहें तो फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल क्या होगा, जैसा मेरा वर्ड के अंदर कर्सर होता है तो फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल भी हमारा क्या होता है, कर्सर के जैसा काम होगा, क्योंकि जिस पोजीशन के ऊपर फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल होगा वहाँ से डेटा रीड होगा या राइट होगा, इसके अलावा कोई और काम नहीं किया जा सकता है। और जैसे कर्सर को हम फाइल के अंदर मूव कर सकते हैं तो हमें भी यहाँ पर क्या होगा, फाइल ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है किसी भी एक फाइल के अंदर आगे या पीछे मूव करनी पड़ेगी। वो किस टाइम पे करेंगे वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फाइल्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद आपको यही चीज़ें, आपको फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल जो है, इसका मतलब फ़िलहाल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना ही है। इसके अंदर आपका डीप क्वेश्चन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो कोई नहीं बनता है। अगर बन गया है तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट केस होगा और जो जिसका आंसर बहुत ही इजी होगा। इससे इसके अलावा और कुछ खास है नहीं फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल में। फिर उसके बाद आता है फाइल एक्सेस मोड। फाइल एक्सेस मोड ये चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं कि फ़ाइल जो है मैंने ओपन की है उसको मैं किस तरीके से अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ। या तो मैं जो भी फ़ाइल है उसका सारा डेटा जो है वो पहले ही है, मुझे सिर्फ वो रीड करना है, या तो उस परस्पेक्टिव से यूज़ कर सकता हूँ। या कि मैं जो भी है मेरे, मान लो जैसे मेरी प्रोसेसिंग के अंदर जो भी आउटपुट आ रही है, जो भी स्टेटमेंट आ रही है, मुझे वो सारी चीज़ें क्या है उसके अंदर लिखनी है, तो उसके अंदर राइट मोड में हो सकता है। एक होता है हमारे पास अपेंड मोड। अपेंड मोड का मतलब क्या हो गया, हमारे पास उसके अंदर जो है एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा और वो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर रीड भी और राइट भी कर सकते हैं। तो फाइल मोड क्या हो गया, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपकी फ़ाइल या रीड मोड में ओपन हुई है या राइट मोड में ओपन हुई है, तो फाइल हैंडल जो होगा वो हमेशा जो भी आपकी फ़ाइल होगी उसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगा। फाइल दोबारा इस चीज़ को सुने और याद करें, अगर आपकी फ़ाइल रीड मोड में या राइट मोड में होती है तो फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल जो होगा आपका वो बिल्कुल फर्स्ट लोकेशन पर होगा, जिसको मैं फर्स्ट लोकेशन बोल दूँ या 0th लोकेशन बोल दूँ, वो उस वाली लोकेशन पर होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। सिर्फ अपेंड के केस में क्या होगा, वो क्या होगा, जो लास्ट पॉइंट था जहाँ पर डेटा स्टोर था कि आपका जो फाइल हैंडल है वो उस टाइम पर वहाँ से उठेगा। फिर इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि अगर आपकी फ़ाइल जो है अगर आपके पास रीड मोड में हो गई है, उसको आप चाहते हो कि रीड राइट दोनों मोड में ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, उसके बाद जो है वो प्लस का निशान लगा दोगे। जैसे ही वो प्लस का निशान लगाओगे तो इसका मतलब है रीड प्लस राइट प्लस, यानी कि रीड के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर राइट भी कर सकता हूँ, और राइट प्लस लिखा है तो राइट के साथ साथ उसको मैं क्या कर सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ। और इसी तरीके से अगर आप ए और ए प्लस लिखोगे तो आपका जो है अपेंड होगा, और अपेंड में भी रीड राइट जो होगा वो आपके दोनों मोड एक्सेसिबल हो जाएंगे। इसी के अपोजिट आपको क्या करना है, अगर आपको बाइनरी फाइल के अंदर आप यही काम कर रहे हो तो मोड के अंदर सिर्फ आपको एक बी लिखना है, जो भी लिखना था। जैसे भी आपका नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के अंदर मोड चलेंगे, बाइनरी के अंदर आपने क्या लिखना है, वो बी लिखना है। तो इसी तरीके से एक एमसीक्यू जो आपका बनेगा वो ये बनेगा कि आपको क्वेश्चन में जो है एक फ़ाइल टाइप दे दी है, मान लीजिए डॉट डैट है, तो उसके अंदर आपसे यही पूछा जाएगा कि आप मान लो कि मुझे राइट मोड के अंदर काम करना है, तो उसके लिए कौन लगेगा, डब्लू लगेगा, डब्लू प्लस लगेगा, डब्लू बी प्लस लगेगा, या आर बी प्लस लगेगा। तो इस तरीके का आपका एक एमसीक्यू बनेगा, और आई होप कि 21st के एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ज़रूर होगा, ये इसके बारे में मैं श्योर कर सकता हूँ, ये ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन इस पेपर, जो भी आपका पेपर है उसके अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन उठना बनता है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो एक क्वेश्चन आपका जो है वो ये वाला पक्का होगा ही होगा। फिर उसके बाद जो है आपने इस चीज़ के ऊपर जो है मोड का पता चल गया है, तो मोड के अंदर आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि मान लो जैसे मेरी फ़ाइल जो थी वो कोई एग्जिस्ट कर नहीं रही थी और मैंने उसको रीड मोड में ओपन कर दिया, कि मान लो अगर मेरी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और मैंने उसको रीड मोड में ओपन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो फाइल क्रिएट कर देगा। और राइट मोड के अंदर जैसे इसने कहा है कि फाइल मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट अदरवाइज पाइथन विल रेज एन एरर। तो यहाँ देखिए कि अगर कोई भी मेरी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और मैंने उसको रीड मोड में ओपन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, फाइल क्या है, जो हमारा पाइथन क्या है वो एक इनपुट आउटपुट एरर रेज कर देगा, क्योंकि रीड के टाइम पे जो है वो फाइल जो है वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अपोजिट अगर राइट मोड के अंदर ऐसा होता है कि राइट मोड में मैंने ओपन कर लिया और फाइल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इनपुट आउटपुट एरर रेज नहीं होगा। तो उस टाइम पर वो क्या करेगा, उस टाइम पर वो क्या है, एक फाइल को अपने आप क्रिएट कर देगा। तो ये जो है पाइथन की ब्यूटी है कि अगर रीड मोड में अगर मैं फाइल को ओपन करता हूँ और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर राइट मोड में हो जाती है तो एरर नहीं आएगा। इसी तरीके से एक ब्यूटीफुल जो क्वेश्चन है वो आपका यही बनता है कि मान लो कि मैं फाइल के साथ मैंने ओपन किया था, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट
जैसे ही मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम के अंदर एरर नहीं आया है। तो आप बता सकते हो कि फाइल को किस मोड के अंदर ओपन किया गया था। तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, रीड, राइट, रीड प्लस या अपेंड प्लस। तो आपके इस तरीके से जो आंसर आएगा वो जो आपका बनेगा वो राइट भी हो सकता है और अपेंड, दोनों आंसर आपके हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका पेपर जो है वो कैसा बनाया है, किस लेवल का बनाया है, किस कोशिश के साथ बनाया गया है, कितने दिमाग के साथ बनाया गया है, या डायरेक्ट कहीं से उठा के कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वही बनता है। तो इस वाले एरिया से मैं इसके बारे में मैं श्योर कर सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन तो इस वाले टेबल के अंदर से होगा ही होगा। इसके बारे में मैं डैम श्योर हूँ। मैं यहाँ पर आपका, अगर आप ये कर लेते हो तो आपका, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपका एक नंबर जो है वो यहाँ पर पक्का हो जाएगा। तो आपने यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन से मोड में जैसे ही ओपन होता है तो आपका जो है फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल वो किस पॉइंट पर होगा, फाइल अगर है या नहीं है तो कैसे क्रिएट होगी, वो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो है मेन चीज़ें आपने ध्यान रखनी है अपेंड मोड के अंदर कि फाइल इज़ क्रिएटेड इफ़ डज नॉट एग्जिस्ट, इफ़ फाइल एग्जिस्ट एग्जिस्टिंग डेटा इज़ रिटेन्ड, न्यू डेटा इज अपेंडेड, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस। इसके अपोजिट में क्या होता है, अगर मैं फाइल को राइट मोड में ओपन कर देता हूँ और फाइल के अंदर डेटा पहले से ही होता है, तो जैसे ही मैंने उसको ओपन किया तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पॉइंट से शुरू हो जाएगा और जितना भी उसका एग्जिस्टिंग डेटा था वो सारा का सारा वो क्या हो जाएगा, वो डिलीट कर देगा, उसको ट्रंकेट कर देगा। तो आपको ये वाली चीज़ भी है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट चीज़ें हैं। कोई हल्का सा डिफरेंस पड़ेगा ए और डब्ल्यू के बीच में, तो वो वाली चीज़ें आपने स्पेसिफिकली ध्यान देनी है। फिर उसके बाद जो अगले पेज पर आ जाते हैं वो आता है आपका क्लोजिंग ऑफ फाइल। तो ये क्या है, सबसे आसान प्रोसेस है आपका। क्लोजिंग में क्या करना है, फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल जो आपने बनाया था उसका नाम डॉट क्लोज, चाहे आपकी बाइनरी हो, CSV हो, TSV हो, टेक्स्ट फाइल हो, कुछ भी हो, ये वाला जो कंटेक्स्ट वो चेंज नहीं होने वाला है किसी भी फाइल में। तो आपको ये वाली चीज़ें तो है याद रखनी चाहिए। इस मामले में आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल डॉट क्लोज, एक जो आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन बनेगा पेपर में जो आना है, जो आपका 50th से लेकर 55 तक क्वेश्चन होंगे, जो आपके 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन बनेगा वो क्लोज के ऊपर बनेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो अगर आपने क्लोज करना है तो उस क्लोज की चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल डॉट क्लोज। बस ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका जो है वो इसके अंदर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा कि आपकी दो फाइलें ओपन थी और दो फाइलों के अंदर एक का फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल अलग था, दूसरे का फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल अलग था। तो आपसे लास्ट में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा वैलिड होगा। तो आपने ध्यान रखना कि कौन सी फाइल क्लोज हो रही है और उसका फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल क्या था। एक में क्या लिख देंगे, क्लोज पहले लिख देंगे, ऑब्जेक्ट हैंडल बाद में लिख देंगे। तो दो दो ऑप्शन जो है आपके, चार ऑप्शन जो है वो यही बनेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता है। जो आपका 55th क्वेश्चन होने वाला है जो एग्ज़ाम के अंदर, वो पक्का मेरी तरफ से तो जितना मैं आइडिया लगा सकता हूँ उसके हिसाब से यही होगा और क्लोज होगा। अगर आपने इस वाली चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान दे दिया तो आपका एक नंबर जो है एग्ज़ाम में और पक्का हो सकता है। और आपने इसी चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर जो क्लोज होगा, क्लोज फंक्शन ब्रेक the link of file object in the file on the disk after close, no task can be performed on the file through the file object और file handle। तो ये वाली चीज़ जो है आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ तक हो गया हमारा जो भी था फाइल का, ओपन का, क्लोज का। फिर उसके बाद जो है हम प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे, किस तरीके से जो है हमारी प्रोग्रामिंग होनी है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टेक्स्ट फाइल के ऊपर। टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। तो आपको जो प्रोग्राम, आई होप आपने मेरी प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें देखी होंगी, इससे रिलेटेड प्रोग्राम हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम प्रोग्राम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम जो है सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आना चाहिए, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी मुश्किल आती है तो वो सारे के सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो स्किप मत करना, ये आपकी लाइफ के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार ये वाली वीडियो देख ली तो फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पूरी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी कि इस चीज़ को समझने में। क्योंकि आप इसके अलावा जब आप प्रोग्रामिंग में मूव करोगे, अपने वर्किंग कल्चर में जाओगे, C++ के साथ काम करोगे, तो उस टाइम पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। और अगर आपने ये वाली चीज़ें ध्यान दे रखी होंगी तो आपको वो चीज़ समझनी सबसे ज़्यादा आसान रहेगी। तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे
सीख जाएंगे। हम सीखने में जो है वो टाइम लगता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप जो चंद सेकंडों में सीख जाओ। और प्रोग्रामिंग तो है आपकी पूरी ज़िंदगी के 4 साल लेगी, और 4 साल के बाद आपकी 4 पुश्तों तक का जो है वो सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर देगी, क्योंकि आपकी अच्छी सैलरी बनेगी, सारी चीज़ें होंगी। तो आपने जो है वो 4 साल जो है अपने देने ही देने हैं, ताकि आप जो है एक बहुत बढ़िया लाइफ जो है वो खुद के लिए बना पाओ, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए बना पाओ। और अगर आपका एक भी बंदा सक्सेसफुल होता है तो उसका पूरा का पूरा परिवार सक्सेसफुल होता है। तो मैं ये चीज़ें अपने स्टूडेंट को बताता हूँ। बाकी जो मेरी फ़िज़िकल क्लास में रहते हैं उनको ये वाली चीज़ें पता है, बट जो चीज़ें मेरी ऑनलाइन में रहती हैं उस टाइम पर मैं ये वाली सारी चीज़ें आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। बट आपने इस चीज़ के ऊपर जो है वो स्पेसिफिकली ध्यान देना है, पेशेंस रखना है। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें सीख जाएंगे, और ऐसी सीख जाएंगे कि इसके अंदर हमें कोई भी कंसेप्ट कोई दोबारा भुला नहीं पाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर मुझे डेटा रीड करना है। रीड कैसे करना है? तो रीड करने के लिए हमारे पास है एक फंक्शन, प्यारा सा फंक्शन है, जिसके अंदर हमारा जो है वो सबसे पहला फंक्शन होता है हमारा रीड फंक्शन। रीड फंक्शन क्या है, क्या ब्यूटी है कि हमें ये पता था कि फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल जो है वो क्रिएट होगा। तो कोई भी फाइल हमने ओपन कर ली, जो फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल होगा ना, सिर्फ उसको ले आओ, उसको इसके सामने लगा दो, बाद में डॉट करके रीड लगा दो। और रीड के अंदर हमारा क्या करता है, रीड हमें स्पेसिफिकली ये बताता है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे रीड करनी है, कितनी बाइट यूज़ करनी है, n बाइट यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने इसके अंदर रीड की वैल्यू, बाइट की वैल्यू दे दी तो ठीक है, उतनी बाइट कर देगा। अगर कुछ नहीं दिया ना तो सारा का सारा उठा देगा कि भाई मैंने तो सारा का सारा पढ़ दिया, आपने मुझे बताया नहीं कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना था। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आपने एग्जाम्पल दे दिया कि फाइल 1 जो है एक फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल बना है, ओपन के थ्रू ये हमारी फाइल है। कोई मोड यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रखा, तो रीड मोड है। यहाँ से जो भी हमने क्या किया है, रीड इन्फो एक वेरिएबल ले लिया, जो भी क्या करेगा इसके अंदर से अगर मैं रीड लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, रीड के अंदर वहाँ से जो डेटा है फाइल के अंदर से उठा के किसी भी स्टोर करेगा, ये स्टोर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो भी स्टोर डेटा होता है उसको उसकी वैल्यू जो भी चेक करनी है तो उसको प्रिंट फंक्शन में दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से बन जाती हैं। बहुत इजी चीज़ें हैं। अगर आपको देखने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, प्रोग्रामिंग देखने में मुश्किल लगती है, बट समझ जाओ तो सबसे आसान है। तो आपने सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि रीड के साथ यही वाली चीज़ करनी है कि फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल होना चाहिए, डॉट ऑपरेटर होना चाहिए, फिर फंक्शन का नाम, और उसके अंदर से कितनी वैल्यू जो उसने वो रीड करनी है। फिर उसके बाद इसी तरीके से रीड लाइन क्या होता है, ये क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक लाइन को रीड करेगा। स्पेसिफिक रीड को लाइन करेगा मतलब जहाँ पर /n आ जाएगा वहाँ तक का जो है ये कंटेंट जो है वो रीड कर लेगा। अगर रीड लाइन के अंदर अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि कितनी बाइट रीड करनी है तो उतनी बाइट रीड करेगा, ये भी नहीं है कि पूरी की पूरी n लाइनें रीड कर ले। फिर उसके बाद क्या होता है रीड लाइन्स। रीड लाइन जो हमारा थर्ड फंक्शन है, इस चीज़ के ऊपर आपने स्पेसिफिकली ध्यान करना है। रीड ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न दैम इन अ लिस्ट। तो ये वाली जो चीज़ है आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बन जाएगा कि जो भी रीड लाइन का जो हम लाइन्स होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने जो है बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पर रीड लाइन्स होना चाहिए। तो ये मिस्टेक है। अगर आपके पास बुक है, आप पता है आपको कौन सी वाली बुक है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप इसको हटा के रीड लाइन की बजाय इसको रीड लाइन्स कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जैसा ही हम करते हैं वो क्या करेगा, रीड इन्फो दे देगा। और यहाँ पर देखिए आपने जो है वो सारा का सारा स्पेसिफिकली ध्यान देना, वो कंटेंट किस में आएगा, एक लिस्ट की फॉर्म में आएगा। अगर मैं इसकी यहाँ पर इसने जो है वो चेक करके भी बता रखा है, अगर मैं इस चीज़ को चेक करूँगा तो वो क्या करेगा, मेरा रीड उसका टाइप जो होगी वो लिस्ट डिफाइन करेगा। तो ये वाली चीज़ें हैं। ये 3 फंक्शन है रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल के लिए, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स। रीड के अंदर अगर कोई भी स्पेसिफाई नहीं करोगे सारा कंटेंट रीड कर देगा। रीड लाइन के अंदर वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा, एक लाइन रीड करेगा। उसके अंदर अगर मैंने बाइट की कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई कर दी तो सिर्फ उतने ही बाइट रीड करेगा। फिर उसके बाद आता है रीड लाइन। रीड लाइन क्या करेगा, सारा का सारा कंटेंट उठा लेगा और उसको किस फॉर्म में सेव कर देगा, उसको एक लिस्ट की फॉर्म में सेव कर देगा। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। तीनों प्रोग्राम को, तीनों फंक्शन को यूज़ करने का एक ही तरीका, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा जो है डॉट ऑपरेटर आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो भी फंक्शन है वो आ जाएगा। बहुत इजी चीज़ें हैं। अगर आपको मुश्किल लग रही है तो वो क्योंकि आपने समझा नहीं है अच्छे तरीके से।
फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर इसने क्या दिखा दिया, एक एग्जांपल दे दिया poem.txt में, ये वाली सारी चीज़ें हैं हमारे पास। फिर उसको मैं रीड करूँगा तो यहाँ पर रीडिंग द फर्स्ट 30 बाइट एंड प्रिंटिंग इट, यहाँ पर रीड मोड में ओपन कर दिया, रीड में 30 दे दिया, प्रिंट कर दिया, बात ख़त्म। फिर जो 30 बाइट तक का होगा वो सिर्फ इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद इसी चीज़ ने ऊपर कर दिया है कि अगर इसने यहाँ पर क्या है, इसको एक शॉर्टकट करने के लिए बता दिया कि फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल। देखो समझने वाली कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये इसके अंदर था, फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल में ये वाली वैल्यू थी। अगर मैं क्या करूँ, मेरे पास अगर मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को ही लगा के डॉट रीड ऑब्जेक्ट कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, एक फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल ही तो बनेगा। सेम क्वेश्चन है, वही है, सिर्फ ए वो कर दिया, ए इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू ए। तो आप इसको यूं करके यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो सिंपल सी वो वाली चीज़ें हैं। x इज इक्वल टू 4+1, तो या लिखो कि आप x को यूज़ कर लो या डायरेक्ट 4+1 यूज़ कर लो, बात तो एक ही है ना, काम तो मैं एक ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ इसको एक्सटेंड करने के लिए बनाया कि कंटेंट मेरा ऐसा अच्छा दिख जाए तो ये वाला काम कर जाएगा, बट मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। इस तरीके से ऐसे अगर चीज़ें आपके सामने आ जाती है तो देख के घबराने वाली कोई वाली बात नहीं है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं ना, जैसे हम मैथ में करते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, RHS उठा लो या LHS उठा लो, बात तो एक ही है। तो वही काम जो है इसने वो कर रखा है। अब यहाँ पर जो इसने कोड स्निपेट 2 दे रखा है उसमें रीडिंग n बाइट्स एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट फ्रॉम द लास्ट पोजीशन ऑफ द रीड। हमें पता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि जो मेरा फाइल हैंडल जो बनेगा ना वो एक कर्सर के तरीके से काम करेगा। जैसे मेरी पूरी की पूरी फाइल थी, उसके अंदर 100 बाइट थी, मैंने पहले 50 बाइट रीड कर लिया, तो 50 बाइट के बाद मेरा कर्सर तो 50 बाइट पे ही रहेगा ना। और उसके अंदर से मुझे मान लो कोई और बाइट रीड करनी तो उसके आगे से और बाइट रीड कर लूँगा। तो ये थोड़ी ना करेगा कर्सर के एक बार यहाँ से यहाँ आ गया तो अपने आप मनमर्जी से ऐसा चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोग्रामिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये सिर्फ आपको एक चीज़ें ऐसे लगेंगी कि क्वेश्चन की एक टाइम आ गया आप डर गए, बट वो डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको बेसिक पता है कि फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल ऐसे कर्सर काम करेगा और कर्सर जिस पोजीशन से होगा वहीं से डेटा जो है हमारा रीड कर लेगा। तो यहाँ पर जो भी कंटेक्स्ट दे रखा है, माय फाइल के अंदर फाइल को ओपन किया, फाइल को रीड किया, स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर कर दी, उसको प्रिंट करा दी, फिर उसके बाद कुछ और बाइट करनी थी तो भाई हमने दोबारा बाइट की वैल्यू चेंज कर दी, तो आगे अपने आप पढ़ा जा जाएगा। अब यहाँ 50 करो, 500 करो, 10 करो, 20 करो, कुछ भी करो, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी दे ही नहीं रखा। सिर्फ यही बात कर बता रखे कि कुछ और रीड बाइट जो है वो रीड करनी है तो कितनी भी रीड कर लो, कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। फिर उसके बाद जो है जैसे ही काम हो जाता फाइल को क्लोज कर दो, बात ख़त्म। सिर्फ आपको कोड स्निपेट देख के इतना डर लगेगा, बट इजी सा प्रोसेस है, कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी नहीं बनता कुछ भी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया कि उसके बाद जो है हमारे पास ये वाली सारी चीज़ें दे दी हैं। यहाँ पर जो है इसने क्या दिया, एक यह चीज़ कह दी कि इफ़ यू डोंट वांट टू हैव अ न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्टेड बाय प्रिंट स्टेटमेंट देन यूज़ द एंड आर्ग्यूमेंट टू प्रिंट स्टेटमेंट। अरे बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें हैं भाई। हमें ये पता है कि जब भी मैं प्रिंट यूज़ करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसके अंदर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एंड होता है। तो अगर मैं उस एंड को स्पेसिफाई नहीं करूँगा तो वो क्या करेगा, किसी और उसको रिप्लेस कर दूंगा तो वो डायरेक्ट जो है उसको उठा के किसी नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो कोड डालेगा ही नहीं। सिर्फ ये वाली चीज़ें हैं, ये सिर्फ बुक लिखने के लिए होती हैं, बाकी चीज़ समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ से कोई ऐसा कुछ खास क्वेश्चन बनता है नहीं। फिर रीडिंग द फाइल एंटायर कंटेंट करना है तो भाई उसको रीड कर दो, कोई भी चीज़ उसमें स्पेसिफाई मत करो, वो सारी की सारी रीड कर देगा। फिर उसके बाद आता है रीडिंग अ फाइल फ्रॉम फर्स्ट 3 लाइन लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन क्या करना है कि रीड लाइन कर दी, एक लाइन उठाई, फिर उसके बाद एंड वाली वैल्यू को चेंज कर दिया, फिर रीड लाइन उठाई, एंड वाली वैल्यू को चेंज कर दिया, फिर रीड लाइन उठाई और प्रिंट में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इस तरीके से 3 बन गई। कुछ नहीं है, कोड स्निपेट है, बहकाने वाली चीज़ें, समझाने वाली चीज़ें हैं। अगर समझ गए तो बहुत ज़्यादा ईजी, अगर नहीं समझे तो नहीं समझ पाओगे। फिर उसके बाद है रीडिंग अ फाइल, रीडिंग अ कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन करनी है तो भाई हमें पता है एक चीज़ को बार बार करना है तो लूप लगा दो। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई वाली वो इफ़ एंड बट वाली बात नहीं है। अगर आपको पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई चीज़ रिपीटिशन में करनी है लूप लगेगी। अगर वो चीज़ें मेरे पास डिफाइंड है, कितनी बार डिफाइन है तो 4 लगा दो, अगर नहीं है तो वाइल लगा दो, बात ख़त्म।
बस यहाँ पर वही कर दिया कि जैसे फाइल है, फाइल को ओपन किया, एक स्ट्रिंग को जो है ब्लैंक स्ट्रिंग कर ली, वाइल str यानी कि जब तक वैल्यू ट्रू रहती है वो क्या करेगा, रीड लाइन करेगा, एंड से एंड कर देगा। और जैसे इसमें एंड ऑफ लाइन खत्म हो जाएगी, यहाँ पर str फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होते ही लूप बंद, और उसके बाद फाइल डॉट क्लोज। सीधी सी बात है, इसमें कोई मुश्किल वाली चीज़ें नहीं हैं। बट अगर आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी ने बताया कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल हैं और आप ऐसे देख के कर नहीं पाओगे, डर जाओगे और ये बहुत हार्ड है, तो कमेंट कीजिएगा कि आपने किस सिचुएशन के अंदर ये वाली चीज़ें फील करी हैं, किस टाइम के ऊपर आपको ऐसा लगा है कि आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। बट ये वाली सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। जैसे अगर आपको मैथ करना आता है तो जमा घटा गुना भाग, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स जो है वो सारी बातें जानते हैं। तो स्पेसिफिकली जो मेरे फिज़िकल स्टूडेंट नहीं है बट मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं वेट करूँगा कि आपके अंदर से कि यहाँ तक जो है कोई कंटेंट वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा है, और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैं किसी न किसी चीज़ का, किसी का आपसे प्रोग्रामिंग का डर निकाल पाऊँ और आपको चीज़ें समझा पाऊँ। फिर उसके बाद यहाँ जो चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पर कुछ खास नहीं दे रखी, स्ट्राइप वाली चीज़ें हैं। तो जैसे कोड स्निपेट, फिर उसके बाद आ जाता है कि डिस्प्लेइंग द साइज ऑफ अ फाइल आफ्टर रिमूविंग ईओएल कैरेक्टर लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस एंड ब्लैंक लाइन। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें ज़्यादा डाली गई हैं इसके अंदर। अभी यहाँ पर जिस लेवल के थ्रू अगर ये हम बुक पढ़ते आ रहे थे, उस टाइम पर जो है इसने एकदम से आके यहाँ पर लेवल बदल दिया गया है। बट यहाँ पर लेवल कोई नहीं बदला है। अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हैं तो ये है, ये अगर बुक लिखने का तरीका होता है, आप इजी करते एकदम से ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें डाल दो कि बच्चे के ऊपर समझ में ना आए। तो अगर आपको चीज़ें याद हैं, आपको पता है कि स्ट्राइप फंक्शन यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हैं, लेंथ निकाल सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर तब काम दे सकती हैं। बट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक बुक में था, एक मैं मतलब कुछ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ें डाल दूंगा तो वो वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे। हार्ड क्वेश्चन जो बनाएगा तो उसके लिए आपको सारे फंक्शन याद होने चाहिए। अगर आप फाइल हैंडलिंग को अगर ईजी मोड में करना चाह रहे हो तो ईजी मोड भी हो जाएगा। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई भी अलग से बात नहीं है। सेम काम किया गया है। यहाँ पर जो है माई फाइल ओपन की गई है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग रख ली, एक साइज़ के लिए काउंटर रख लिया, यहाँ पर टोटल साइज़ के लिए काउंटर रख दिया। वाइल str1 जो भी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था वही है। ये क्या करेगा, रीड लाइन करेगा और उसके अंदर टी साइज़ इक्वल टू टी साइज़ प्लस जो भी लेंथ आएगी यहाँ से उसको वो कर देगा। फिर साइज़ इक्वल टू साइज़ प्लस लेंथ ऑफ, इसमें से क्या कर देगा, वो स्ट्राइप कर देगा। स्ट्राइप करते ही यानी कि वो क्या करेगा, उसके अंदर से जो भी ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपको हटा देगा। फिर उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, आपके पास फाइल का टोटल साइज़ आ जाएगा और एंड ऑफ कैरेक्टर का साइज़ भी आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ें हम मुश्किल नहीं है, बट बुक लिखने के पर्सपेक्टिव से ये होता है कि एकदम से आप इजी करते ही एकदम से हार्ड कंटेंट डाल देते हो। तो ये वाला चीज़ है, कोड स्निपेट है। फिर उसके बाद है रीडिंग ए कंप्लीट फाइल इन ए लिस्ट। आपको पता है कि रीड लाइन जो है फंक्शन होगा, उसको फंक्शन को करो, प्रिंट करो, बस बात ख़त्म। इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर। जैसे माई फाइल को ओपन किया है, सिर्फ एक आ जाएगी फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल और रीड लाइन्स आपका जो भी है और जो फंक्शन है वो आ जाएगा। वो सारी चीज़ें आप हमें बताइए, सारा का सारा क्या कर देगा, एक लिस्ट के यहाँ पर सेव कर देगा। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी है। फिर उसके बाद प्रोग्राम आ जाता है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले साइज ऑफ अ फाइल इन बाइट्स। आपने यहाँ पर क्या करना है, रीड करना है, उसकी लेंथ निकालनी है और वो क्या हो जाएगा, उसका साइज़ हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर ऑफ लाइन्स इन द फाइल। तो आप क्या करोगे, उसको हमेशा क्या करोगे, रीड लाइन्स करोगे, लाइन काउंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस कर दोगे। तो इस तरीके से वो क्या कर देगा, आपकी जितनी भी इसके अंदर रीड लाइन्स के अंदर वो क्या है, यहाँ पर जो भी आ जाएगा उसकी लेंथ निकाल देगा और वो क्या कर देगा, उसको आपको 18 दे देगा। ये था सारा कि अगर मुझे फाइल के अंदर जो भी है डेटा रीड करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है राइट। तो राइट के अंदर आपके पास जो है वो दो फंक्शन जो है इसके अंदर बताए गए हैं। एक राइट जो क्या करेगा कि जितना भी कंटेंट है वो आपका राइट कर देगा, और अगर मल्टीपल कंटेंट आपको एक साथ यूज़ राइट करना है तो उसके लिए जो प्रो फंक्शन यूज़ होगा वो क्या होगा, राइट लाइन्स। तो राइट क्या करेगा, राइट स्ट्रिंग str1 टू अ फाइल
reference by file handle and write all string in a list L lines to file reference by a file handle। तो जैसे ही हमें रीड वाली चीज़ें याद करनी थी तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर ये वाली चीज़ें भी याद करनी है। सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल का नाम, डॉट ऑपरेटर फंक्शन का नाम, और फिर उसके अंदर देखो इससे पिछले वाले में हमें क्या करना था। इससे अगर मैं रीड की बात करूँ, अगर रीड के साथ जो है इसका कंपैरिजन बाय कंपैरिजन चेक करें तो हमें क्या करना था। रीड के अंदर हमने क्या कर दिया, फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल डॉट ऑपरेटर रीड, रीड के अंदर फिर हमें कितनी बाइट रीड करनी वो वाली सारी चीज़ें दे दी। सेम मेथड इसके अंदर काम करेगा। सेम मेथड इसके अंदर क्या करेगा, फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल डॉट राइट ऑपरेटर। फिर जैसे राइट के अंदर भी जो है हमें कुछ कंटेंट तो लिखना होगा ना, उसमें क्या हो सकता है, हमारी एक लाइन हो सकती है, मल्टीपल लाइन हो सकती है। सिंगल लाइन होगी तो राइट फंक्शन, अगर मल्टीपल लाइन होगी तो राइट लाइन से उसके अंदर सारा का सारा कंटेक्स्ट डाल दो, उसको ऐसा पैरामीटर में स्पेसिफाई कर दो। राइटिंग कहाँ से होगी, राइटिंग वहाँ से होगी जहाँ हमारा कर्सर होता है। तो अगर किसी और फाइल में किया तो अगर जो भी मेरी टेक्स्ट फाइल है तो राइटिंग कहाँ पे होगी, जहाँ पर मेरा फाइल हैंडल होगा। बस सिंपल सी बात है। इसके अलावा और इस वाले फाइल हैंडल में, टेक्स्ट फाइल में तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आपका आराम से सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें हार्ड लगी है ना तो इसका मतलब आपने ढंग से प्रोग्रामिंग पढ़ी नहीं है। चीज़ें बहुत आसान है, अगर एक चीज़ समझ में आ गई तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद बोला गया है अपेंडिंग टू अ फाइल। अपेंडिंग कैसे कर सकते हैं, या तो फाइल को राइट मोड में कर दो या अपेंड मोड में ओपन कर दो। दो ही चीज़ें होती हैं हमारे पास कि व्हेन यू ओपन अ फाइल इन डब्ल्यू और राइट मोड। अगर राइट मोड में हो गई तो क्या करेगा, पिछला डेटा कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग से होगी। अगर अपेंड से कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, पिछला जो डेटा है वो सेव रहेगा, और जो लास्ट लोकेशन जो होगी फाइल की वहाँ से जो है वो डेटा क्या है उसको लिखना शुरू करेगा। तो आपने यही चीज़ें याद रखनी है कि उसके अंदर जो भी है प्लस सिंबल कर दिया तो रीड राइट दोनों हो सकता है, चाहे रीड में डाल लो या राइट में डाल लो, ये वाली चीज़ें हैं। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फाइल इन एन एग्जिस्टिंग फाइल वाइल रिटेनिंग द कंटेंट। रिटेनिंग, अगर मुझे रिटेन करना है यानी कि पिछले वाला कंटेंट बचा के रखना, तो किस में रखना है, सारा मुझे सारी की सारी चीज़ें किस में चाहिए, मुझे सारी की सारी चीज़ों को अपेंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ ये वाली चीज़ें। फिर उसके बाद अगर मैं कोई भी फाइल नई क्रिएट करना चाह रहा हूँ, चाहता हूँ कि पुराना सारा कंटेंट जो है वो उड़ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, जो फाइल जो है वो डब्लू के साथ ओपन करनी पड़ेगी, और डब्लू के से रीड राइट दोनों करने हैं तो उसके लिए डब्लू प्लस यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर कोड स्निपेट दे दिया है, क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा। कोई भी भाई है फाइल जो है क्रिएट कर दी, यहाँ पर फाइल आउट जो है ओपन कर दिया, स्टूडेंट डॉट डेट राइट मोड में ओपन करिए। फॉर आई इन रेंज 5 नेम एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, फाइल आउट डॉट राइट और नेम, फाइल को क्लोज कर दिया गया। तो जैसे यहाँ पर क्या है, फाइल कंफ्यूज नहीं होना है, फाइल को ओपन किया, फाइल को क्लोज किया, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। फाइल को ओपन किया, फाइल को क्लोज किया और फाइल में डेटा राइट कर दिया। सिंपल सा काम है। किस तरीके से राइट किया है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि फाइल के अंदर, उसके अंदर एक बार डेटा डाला गया, 50 बार डेटा डाला गया। 50 बार डेटा होगा तो लूप लगेगा, सिंगल होगा तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। इसके अलावा कोई इस तरीके से कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे ये आ गया है कि इसने 4 आई इन रेंज 5 यानी कि 5 बार लगेगा, मैं चाहूँ 50 बार लिख सकता था। तो वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर हैं, उसमें कोई डिफ्रेंशिएटर नहीं हो सकता है कि इसने यहाँ पर 5 लिखा तो 5 लिखना चाहिए। 4 का लूप, अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से लिखा जाता है। रेंज फंक्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो वीडियोज़ देख लीजिए, क्योंकि वो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग आपकी ज़िंदगी सुधारेगी। तो ज़िंदगी अगर सुधारनी है तो उसके अंदर सारा का सारा ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं होता जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं आती। वो है ना, रेत का महल बन बहुत जल्दी जाता है और इतनी जल्दी ढह जाता है। अगर आपको पक्का महल बनाना है तो ईंट सीमेंट रेती सब लगेगा और उसके लिए आपका टाइम भी लगेगा। तो आपने यहाँ पर पूरा का पूरा टाइम जो है वो सीखने में देना पड़ेगा, ताकि आपके पास ऐसा महल बन जाए कि वो टूटे ना। तो यहाँ पर जो है सेम तरीके से काम किया गया है, कोई चीज़ नहीं है। एक बार राइट हो जाएगा तो अगले में फिर यहाँ पर कंटेंट ऐसे इसका ओपन करके दिखा दे तो ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद क्या है, अगर आपने जो है फाइल को नेक्स्ट लाइन में करना था तो यहाँ पे स्लैश एन जो है वो अलग से लगा दिया इस वाले में, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। फिर
क्रिएट अ फाइल विद सम नेम सेपरेटेड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर विदाउट यूजिंग राइट फंक्शन। तो भाई उसके अंदर देखो बेसिकली क्या है, विदाउट यूजिंग राइट फंक्शन। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, विदाउट यूजिंग राइट फंक्शन है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल के अंदर हमने एक लिस्ट बना दी है, लिस्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, सारी चीज़ें अपेंड कर दी। राइट नहीं करना बट राइट लाइंस कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू नहीं आएगा, ये सिर्फ मजे लेने वाले क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका प्रोग्राम दे दिया, राइट अ प्रोग्राम टू गेट रोल नंबर नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास एंड स्टोर दीज डिटेल इन अ फाइल कॉल्ड मार्क्स डॉट टी एक्स टी। तो यानी कि सब कुछ बता दिया आपने। सबसे पहले हमारे पास हम ये पूछ लेंगे कि भाई मुझे ये बता दो कि सबसे पहले तो बच्चे कितने हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, उसकी रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो उसको अगर बार बार प्रिंट कराना तो फोर का लूप ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, एक रिकॉर्ड के अंदर एक स्ट्रिंग ऐसे बना दी जिसके अंदर वो सारी चीज़ें स्टोर कर दी, फिर उसको डायरेक्ट राइट कर दिया, बस फाइल क्लोज। ये चीज़ें बस आपको सिर्फ ऐसे दिखने के लिए बहुत लंबी बनाई गई है, बट इसमें ऐसा एक्चुअल में यूज़ होने वाला कंटेंट कुछ भी नहीं है कि आप स्पेसिफिकली ये करो कि प्रोग्राम ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी प्रोग्राम है। आपने सिर्फ किस बात के ऊपर ध्यान देना, आपने ध्यान देना है कि फ़ाइल ओपन कैसे हुई है, फाइल के कंटेंट के अंदर राइट कैसे किया गया है और फाइल को क्लोज किया गया है या नहीं किया गया। इसके अलावा फाइल हैंडलिंग और कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। तो यही वाला सारा हो जाएगा। अगर आपने ये कर दिया है तो उसके अंदर दो लिस्ट और डालनी है तो यहाँ तो आप मोड अपेंड हो जाएगा, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं बचेगी। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ मार्क्स डॉट टी एक्स टी क्रिएटेड थ्रू प्रोग्राम 5.3। भाई मार्क्स डिस्प्ले करने, पहले डिस्प्ले कर चुके हैं, फाइल को रीड मोड में ओपन करो और फाइल को रीड कर लो लाइन बाय लाइन। या तो सारा कंटेंट एक बार रीड कर लो या फोर लूप में वाइल लूप में डाल लो, क्योंकि मेरे पास पहले से कोई काउंट मैंने है नहीं कि कितना डेटा आएगा या कितना डेटा नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर लो, बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये वाला प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल में था, राइट अ प्रोग्राम टू अ टेक्स्ट फाइल लाइन सेपरेट ईच वर्ड सेपरेटेड बाय हैश। तो ये वाला सारा हम काम कर चुके हैं। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान थी। आई होप आपको समझ में याद होगा फाइल को ओपन कैसे किया है, फाइल को क्लोज कैसे किया है। फिर उसके बाद क्या है, लाइन ले लिया, वाइल लाइन क्या करेगा, रीड लाइन करेगा और फोर वर्ड इन लाइन डॉट स्प्लिट यहाँ पर फंक्शन कर दिया, उसको स्प्लिट कर देगा और फिर क्या करेगा, उसके अंदर हर एक वर्ड के बाद हैश लगा दिया, उसके फाइल के बाद काम कर लिया। तो बहुत ईजी है, इसके अलावा इसमें कोई हार्ड कंटेंट नहीं है। मतलब टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर आप इस चीज़ को करोगे तो टेक्स्ट फाइल अगर आप समझ गए तो बाइनरी और CSV समझनी तो और ज़्यादा आसान है। वहाँ पर क्या होगी, आपकी एक लाइन और लगेगी, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। फिर उसके बाद जो हमारा अगला कंटेंट आता है वो क्या आता है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले द काउंट ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट इन अ फाइल। ये फाइल हम ये सारा काम हम जो है हमारी प्रोग्रामिंग में कर चुके हैं। आई होप आपने मेरी प्रैक्टिकल वाली वीडियोस देखी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उसको बार बार एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर जो है वो सेम टाइम जो है हम एक कंसेप्ट के ऊपर नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले ही दे चुके हैं और टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। फिर उसके बाद क्या आता है, एक जो चीज़ आपको अलग से स्पेसिफाई करी गई है, द फ्लश फंक्शन। फ्लश फंक्शन क्या हो जाएगा, जैसे हमारा कमोड के अंदर होता है फ्लश, फ्लश क्या करेगा, सारी चीज़ें एक साथ बाहर भेज देता है। और फ्लश जो है कंप्यूटर सिस्टम में क्या करेगा, वो क्या करेगा, मेमोरी का जो बफर होता है उसको बिल्कुल क्लियर कर देता है। तो जितना भी आउटपुट में डेटा बफर में होता है उसको क्लियर कर देता है। तो फ्लश यूज़ करें या ना करें कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको फ्लश का मतलब पता होना चाहिए। और फ्लश का मतलब जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। द फ्लश फंक्शन फोर्सेस राइटिंग ऑफ डेटा ऑन अ डिस्क स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर। तो ये क्या करेगा, फोर्स कर देगा कि भाई जितना भी बफर में डेटा है झट से राइट करो, उसको ज़्यादा बफर में स्टोर करके ना रखो। तो ये वाला फ्लश का जो है वो फंक्शन होता है। तो कहीं पर भी यूज़ कर लो, फाइल क्लोज करने से पहले फ्लश कर दो, ऐसी चीज़ें, इसमें कोई ख़ास बात है नहीं। रिमूविंग वाइट स्पेसिंग एंड आफ्टर रीडिंग फ्रॉम द फाइल, वाइट स्पेस कैसे मूव करने, वाइट स्पेस के लिए जो स्ट्रिप फंक्शन होता है हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिप जो होगा वो रियर स्ट्रिप होगा, लास्ट स्ट्रिप होगा, राइट हैंड से होगा, लेफ्ट हैंड से होगा, आप वो कर सकते हैं। रिमूविंग EOL कैरेक्टर जो स्ट्राइप में है, जो उसने नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर को कर दिया, इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। बट इसके अंदर स्पेसिफिकली अलग से ऐड कर रखा है, बट ये इसके स्पेसिफिकली इसके ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो स्टेप टू प्रोसेस ऑफ फाइल, जो आपने फाइल करनी है वो किस तरीके से करनी है, वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो यही वाली सारी चीज़ें जो है आपको बार बार इसमें बताई गई है। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइल पॉइंटर इन फाइल हैंडलिंग, तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल होता है, फाइल ऑब्जेक्ट होता है, फाइल हैंडल होता है, वो एक कर्सर के जैसे काम करेगा। कर्सर का मतलब क्या है कि आपका यहाँ से है तो डेटा यहाँ से रीड करना शुरू होगा, यहाँ गया तो यहाँ से रीड करना शुरू हो गया। किस मोड के अंदर किसी फाइल को ओपन करूंगा तो वो ये डिफाइन करेगा कि जो कर्सर है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा। आप एंड मोड में कर दिया तो जहाँ पर लास्ट वाली चीज़ एडिटिंग होगी वहाँ पर होगा, और जहाँ पर मेरा फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल होगा वहीं से डेटा जो है मैं रीड कर पाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे पूरा का पूरा ये पेज बता रखा है, इसके अंदर आपको यही चीज़ें बता रखी हैं कि जैसे ही मैं फाइल को, कोई भी फाइल ओपन करी है मैंने, जैसे रीड मोड में ओपन करी है, तो फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल क्या होगा, उसके फर्स्ट पॉइंट पर होगा। जैसे उससे 1 बाइट रीड कर ली तो 1 बाइट रीड कर ली तो इसका मतलब वो करंटली कहाँ पर पोजीशन करेगा, वो यहाँ पोजीशन करेगा। फिर उसके बाद 2 और कर ली तो यानी कि 1 2 कर ली तो वो किस पोजीशन पर आ जाएगा, वो तीसरी पोजीशन पर आ जाएगा। तो मैंने आपको यही चीज़ें बताई थी, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इस चीज़ को अगर आप और आसानी से समझोगे तो ये चीज़ें समझना कि जो आपका फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल होता है वो एक कर्सर के जैसा काम कर सकता है, चाहे उसको वर्ड फाइल का एज्यूम कर लो या नोटपैड फाइल का एज्यूम कर लो, क्योंकि जहाँ से कर्सर होगा वहीं से रीडिंग या राइटिंग शुरू होगी। तो आपने इस वाली चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपने जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या है, फाइल मोड के फाइल मोड कौन सा यूज़ करते हो और उस टाइम पर फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या होगी। जैसे आर प्लस आर बी प्लस या आर प्लस बी यूज़ करता हूँ तो ये हमेशा बिगनिंग में ले जाएंगे। अपेंड को छोड़कर आपने ये सारी चीज़ें ये याद रखनी कि अपेंड को छोड़कर अगर कोई भी मोड होगा ना तो वो फाइल और पॉइंटर को है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके चला जाएगा। तो इस बात के ऊपर आपने स्पेसिफिकली ध्यान देना है। फिर उसके बाद क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम क्या होती है। हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या होती है। अगर मुझे क्या करना है, आपका जो भी कीबोर्ड से डेटा आया जाएगा वो स्टैंडर्ड इनपुट में होता है, जो भी मॉनिटर के ऊपर जाएगा वो स्टैंडर्ड आउटपुट में होता है। और एसटीडी एरर क्या हो जाएगा कि मतलब इनपुट आउटपुट के अंदर जो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और उस टाइम पर कोई एरर आ जाता है तो उसको स्टैंडर्ड एसटीडी एरर के नाम से जिस फाइल के अंदर आ जाएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होंगी। तो यहाँ हमें जो है एक अलग से चीज़ें स्पेसिफाई कर रखी हैं कि मुझे मान लो अगर यही तीनों चीज़ें यूज़ करनी है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम करनी है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम करनी है और स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम यूज़ करनी है, तो उसके लिए मेरे पास जो मॉड्यूल लगेगा वो क्या लगेगा, SYS मॉड्यूल लगेगा। और डॉट एसटीडी इन या एसटीडी आउट जो हमारा उसके अंदर काम हो जाएगा। एसटीडी इन अगर मुझे मान लो कोई भी डेटा जो है वो इनपुट कराना है और इसके अंदर एसटीडी आउट के अंदर अगर कोई भी डेटा राइट कराना है तो ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी। तो यहाँ जो है हमारा एग्जांपल दिखा रखा है कि इसके बजाय अगर मैं क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ SYS मॉड्यूल, उसके अंदर फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल के अंदर कोई भी फाइल मैंने जो है ओपन करी है, लाइन 1 क्या करेगा FH डॉट रीड लाइन और लाइन 2 FH डॉट रीड लाइन यहाँ पर क्या करेगा। फिर उसके बाद SYS डॉट STD आउट डॉट राइट और उसके अंदर मैं लाइन करूँगा तो वो क्या करेगा, मुझे ये वाली चीज़ें जो है वो डिस्प्ले दे देगा। अगर वो क्या कर देता है, अगर इस केस में अगर कोई एरर आ जाता है तो वो मुझे ये वाली स्टेटमेंट दे देगा। बट यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, तो यहाँ कोई नहीं एरर आया तो उसने हमें जो है स्पेसिफिकली वाली चीज़ें जो है वो दिखा दी हैं। तो ये अलग से बता रखा है, इसके ऊपर अगर आपको ध्यान देना है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं ध्यान देना है तो इसके कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल हो जाता है और ये आपका ना NCERT में मिलेगा और बस ये आपका जो सुमित अरोड़ा में बस कंटेंट दे रखा है। तो यहाँ जो है एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है, इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान देना है कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा मैं ओपन स्टेटमेंट का ही यूज़ करूँ, ओपन फंक्शन का ही यूज़ करूँ अगर मुझे कोई फाइल ओपन करनी है। तो उसके बजाय मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, उसके बजाय मैं विद स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकता हूँ। विद के अंदर क्या करेंगे, जैसे कोई भी अगर मैंने स्टेटमेंट लिखी थी तो उसके अंदर जैसे यहाँ पर इसने दे रखा है विद ओपन, तो यहाँ पे क्या लिखा है विद ओपन जो भी फाइल का नाम हो मोड एस एफ, तो ये क्या बन जाएगा आपका फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल बन जाएगा। तो विद ओपन आपने जो है फंक्शन यूज़ करना है, उसके बाद जो सेम है वो करना पड़ेगा। फिर बाद में अगर आपने विद यूज़ कर लिया तो एस लगेगा और एस के अंदर क्या है आपका फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल बनेगा। तो उस चीज़ के अंदर आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि ये जो है हमारा जो कंटेक्स्ट बनेगा उसके बाद जो है वो कॉलन ज़रूर लगे हों। तो इस बात का आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना। फिर
अगर मैं विद स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ तो आपने इस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। अगर मैं विद स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ तो इसका मतलब ये है, जब मैं उस फाइल को क्लोज़ करूँगा तो उस टाइम पर मुझे क्लोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस टाइम पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या करेगा, विद स्टेटमेंट क्या है, फाइल जैसे ही काम होता है उसको ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर देती है। मुझे बार बार जो है एक्सप्लिसिटली तरीके से क्लोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ। ये जैसे ही हमने अभी डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। जो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट यानी कि कंप्लीट पाथ होता है, जो तो हमारी पूरी लोकेशन होती है कि किस ड्राइव के अंदर कौन से फोल्डर के अंदर है। रिलेटिव पाथ का मतलब क्या होता है, जो मेरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी है उससे रिलेशन में एक पाथ होता है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, ये वाली सारी चीज़ें आ सकती हैं या नहीं आ सकती। तो ये क्या है, हमारा एब्सोल्यूट पाथ है। रिलेटिव पाथ में क्या हो जाएगा, रिलेटिव पाथ में जैसे ये होता है वो करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट होता है करता है, और ये वाली जो है वो पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। तो सिर्फ इसके बारे में सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं। तो ये सारा था हमारा वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि कोई चीज़ अगर मेरे बताने में गलती हुई है या चीज़ कोई भी आपको समझ में ना आई है। और सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि अगर आप कमेंट करते हैं और ये बताते हैं कि इसके बाद आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो गई है, तो ये जानकर मुझे बहुत सारी खुशी होगी। तो अभी के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे बाइनरी फाइल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।